हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड थे कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बट अगर हम अभी के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, 6-7 के बाद वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें ज्योमेट्री से रिलेटेड पार्ट तुम्हारे पास आने वाला है। तो इससे लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूँ। जैसे अगर ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें तुमसे कहे कि पैरेललोग्राम प्रूव करो, रेक्टेंगल प्रूव करो और स्क्वायर प्रूव करो, रोम्बस प्रूव करो। अगर इन चारों को प्रूव करने की बात कर रहा है तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। जैसे अगर तुमसे कहे पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होती है। सिमिलरली अगर तुमसे कहे रेक्टेंगल प्रूव करो, तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, साथ में डायगोनल भी इक्वल होती है। फिर आपकी बात करेगा स्क्वायर की, तो स्क्वायर के लिए क्या बताओगे? चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल होती है। बट लास्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस में क्या बताना है? चारों साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होती है। इनको कहीं पे लिख लेना और फिर तुम इनको थोड़ा सा एक बार देख जरूर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स वन ए पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। आपको कह रहा है कि ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेज हैं एक रेक्टेंगल के। तो आप क्या कहेंगे? देखो सर, ये हमारा रेक्टेंगल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। ए बी सी डी, ये चार वर्टिसेज हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे लिए हैं 4, -1। बी के वर्टिसेज हैं कोऑर्डिनेट्स -2, -4। सी के कोऑर्डिनेट है 4, 0 एंड डी के कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो अगर मैं ए बी निकालूं, वो इक्वल ला दूं सी डी के, एंड बी सी निकालें वो इक्वल लाते हैं ए डी के, एंड जो बी डी डायगनल है वो इक्वल आते हैं ए सी के। ये तीन काम अगर हम कर दें, अगर ये तीन काम कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। हमने कहा ठीक है, चलो फटाफट ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है बी के लिए, तो x2 - 2 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, उम्मीद करता हूँ तुम्हें इतना पता होगा कि x2 y2 में से माइनस करते हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट आता ही होगा ना। इतना आना चाहिए भाई। चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 + 4 होल स्क्वायर प्लस -4 + 1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का साइन, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा, और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो वैल्यू आ गई √13। हाँ, ये वैल्यू अलग है कि आप √13 की वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं, बट अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। जब रिक्वायरमेंट होगी तब मैं बता दूंगा ना। BC कैलकुलेट कर लो। अब चारों साइड तो पता कर लें। तो आप क्या लिखेंगे BC के लिए? 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर रूट 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ देखो, 4 + 2 क्या लिख सकते हैं भाई? √6² प्लस 4 स्क्वायर। 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो गए 12 कैरी 1 52 √52। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं सी डी। स्क्वायर रूट 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो देख लो भाई, 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और -3 का 9। तो 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। थोड़ी लाइन बड़ी है, छोटी कर लेते हैं। तो ये √13। देख लो सी डी किसके इक्वल आ गया? ए बी के इक्वल आ गया। लास्ट बचा अपने पास क्या? नहीं, लास्ट नहीं बोल सकते, डी ए बचा। अभी डी ए कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर रूट -4 -2 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 36 + 16 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 52। नाउ हम बोलेंगे देखो सर, लाइन ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई है। अब हमें डायगोनल्स इक्वल करनी है, तो पहले हम बी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आएगा स्क्वायर रूट बी डी में से आप बोलेंगे तो -2 - 2 होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर कर लेते हैं।
अगर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेते तब ये पॉसिबल है। अगर आप इसको x2 y2 d को x2 y2 ले लो और इसको x1 y1 ले लो तो भी आंसर वही आएगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर और प्लस -7 स्क्वायर, अंडर रूट में 36 प्लस 49, 6 प्लस 9 15 कैरी 1 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं AC। तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। -8 स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो आपको लग रहा है कि डायगोनल्स इक्वल आ गई, इक्वल नहीं आई, 8 8 जा 64 प्लस 1 65। ओके, गलत हो गया, -2 -2 -4 -3 -4 इज 16। ओके सॉरी, 36 लिख दिया यहाँ पे बेटा, 16 आएगा, सॉरी सॉरी 16 आएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं 65 बोलेंगे ना, हाँ 65। अब तो सेम है। तो नाउ दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखो बेटा, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी। तो फटाफट करते हैं हम थोड़ा सा। देखो भाई, ए बी सी और डी, इसके डी के कोऑर्डिनेट है 3,2, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 1,-2, बी के कोऑर्डिनेट है 3,6 और सी के कोऑर्डिनेट है 5,10। अब सबसे पहली बात तो आप अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल कर दोगे, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल कर दोगे, ए डी के। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि ये ना मैंने बी डी इक्वल कर दिया सी ए के और ये हो भी गया, फॉर एग्जाम्पल ये हो भी गया, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये रेक्टेंगल है। मैंने कहा जरूर ये रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एडवांस वर्जन है। अगर आपने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स पढ़े होंगे उसी में रेक्टेंगल आता है। तो ये भी कोई गलत नहीं है, आप अगर ये प्रूव कर देते हो तो भी सही है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो भी सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ी सी ध्यान रखना। नाउ अगर हम ए बी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 -2 होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ 3 - 1 कितना होता है भाई, 2, तो 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 + 2 लिख सकता हूँ क्या मैं, 6 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस यहाँ पे 8 हो गया है तो 8 8 जा 64, तो वैल्यू आ गई अंडर रूट 68। अंडर रूट के बाहर वैल्यू कैलकुलेट करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। नाउ हम बी सी कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 स्क्वायर प्लस 10 - 6 स्क्वायर। ओके, 5 - 3 क्या होता है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ 5 - 3 10 - 6 4, अच्छा 10 - 6 4 होता है ना, हाँ 10 - 6 क्या होता है 4 होता है। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 20। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सी डी, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 5 स्क्वायर प्लस 2 - 10 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर वो भी माइनस का प्लस -8 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, तो वैल्यू आ गई अंडर रूट 68। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं डी ए। तो डी ए के लिए आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर करेंगे। नाउ 3 - 1 कितना होता है 2 प्लस, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 स्क्वायर 16, तो वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 20। ये सुनो अंडर रूट 20 आ गई। अब तुम देखो क्या तुम्हारा ए बी इक्वल आया है सी डी के, यस कितना आया है अंडर रूट 68। क्या तुम्हारा बी सी इक्वल आया है डी ए के, यस कितना आया है अंडर रूट 20। तो क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए डायगोनल प्रूव करने होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये वाला ए बी सी और डी। ए के वर्टिस
कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7, यहाँ पे है 4,2, यहाँ पे है -1,-1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, +4। तो ए बी कैलकुलेट करता हूँ मैं फटाफट, देखो क्या आएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर आएगा बेटा, +2 - 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 4 - 1 में 3 बोल सकता हूँ, 3 स्क्वायर +2 - 7 दैट इज -5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 + 25 और 9 + 25 कितना होता है 34। ठीक है, नाउ आप कैलकुलेट करो BC, तो BC के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट -1 - 4 स्क्वायर प्लस -1 - 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 और -3 का प्लस का 9, तो ये भी आंसर कितना आया, अंडर रूट 34। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं CD, तो CD के लिए आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -1 होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो ये x2 y2 है मेरे डी वाले कोऑर्डिनेट्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं लिखता हूँ -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज -3 होल स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और +5 का 25, तो यहाँ भी आंसर कितना आया 84। लास्ट साइड हम कैलकुलेट करते हैं एक बार के लिए, दैट इज DA, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 1 स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। -5 स्क्वायर कितना होता है 25 + 9, दैट इज ऑल्सो अंडर रूट 34। तो चारों साइड तो इक्वल आ गई, अंडर रूट 34 आई है। हमें डायगोनल्स भी कैलकुलेट करनी, तो BD कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ BD करते हैं तो चलो D को मैं -4 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। डी कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2 है, ठीक है ना, डी के, दिस इज -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 8 8 जा 64 प्लस 2 2 जा 4 दैट इज अंडर रूट 68। नाउ नेक्स्ट इज AC बोल रख सकते हैं इसको, या CA भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर, तो आप -1 - 1 बोलेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और -8 का 64, तो आंसर कितना है अंडर रूट 68। डायगोनल्स भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहा है। चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। मान लो एक ट्राइंगल है, अब इसमें तुम्हें नहीं पता कौन सा इक्वल है, तो आप ऐसे तो बोल सकते हो ये A है, ये B है और ये C है, तो A के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 6,4 कंटिन्यू ले लेते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं -1,3। हमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्या समझ में आया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में, कि राइट, अभी तो राइट एंगल नहीं था ये, ठीक है ना, तो राइट एंगल के लिए हमें वही दो साइड इक्वल करनी है, और राइट एंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। तो हम इस पूरी बातें ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम तीनों साइड पता करते थे। एक बार मैं ए बी पता कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 + 16, तो आप बोलेंगे अंडर रूट 25 है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। नाउ हम BC कैलकुलेट कर लेते हैं। BC क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 1 दैट इज अंडर रूट 50। ओके, एक बार स्क्वायर रूट 50 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं AC, स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर। 3 -1 को मैं क्या 3 + 1 लिख सकता हूँ भाई, प्लस इसको क्या -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 + 1 4 होता है, तो डायरेक्ट लिख दो एक बार के लिए 16 +
3 का स्क्वायर 9, तो अंडर 25 आया, दैट इज +5। अब यहाँ पे आप कहोगे अंडर 25 है तो आप प्लस माइनस 5 क्यों नहीं ले रहे? मैं कहूँगा यहाँ पे साइड की बात चल रही है, साइड कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के, मतलब आइसोसेलेस तो है। तो यहाँ पे हम ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं, नाम क्या लिखेंगे ध्यान से देखना। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के, तो ए सी और बी ऐसे लिखेंगे। ये अंडर 50 है, ये 5 है और ये भी 5 है। तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मतलब ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, बी, बेस कौन है, बी सी ले लेते हैं एक बार के लिए, और परपेंडिकुलर किसको ले लेते हैं, ए सी को ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंडर 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अंडर 50 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ मुझे, अंडर 50 का स्क्वायर, यस वेरी गुड, 50 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, वेरीफाई हो गया। तो यस, दीज आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हो पा रही है बातें? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताना क्या तुम्हें ज्योमेट्री का पार्ट समझ में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का पार्ट समझ में आया, कैसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। आगे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं आएंगे, आएंगे, बट उनको हम थोड़े अलग तरीके से डील करना सीखेंगे धीरे धीरे। तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।